ये जो भारतीय परंपरा में जो स्वास्थ्य का मामला है वो विविधतापूर्ण है। ये बहुत व्यापक विषय है और केवल रोग को हटाना मिटाना, निरोगिता ऐसे शब्दों और बिंबों में इसको समेटा नहीं जा सकता। कोई आदमी तय कर सकता है कि मुझे स्वस्थ रहना है और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उसको कोई रोग न हो। बहुत सारे संत, बहुत सारे साधु, योगी, उनको रोग हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस को रोग हो जाता है, विवेकानंद जी को रोग हो जाता है, विनोबा जी को रोग हो जाता है, गांधी जी रोग से लड़ते रहते हैं, बकरी पालते रहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के वगैरह वगैरह चलता रहता है और छुपाया नहीं कि रोग नहीं, रोग हो गया तो हो गया। लेकिन अगर पैमानों से देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि वो अस्वस्थ आदमी थे या रोग उनके जीवन पर हावी हो गया या उनकी कोई जीवन की दिशा बदल गई, अपने लिए या समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो वैसी बीमारियों के रहने न रहने से क्या फर्क पड़ जाता है। तो स्वास्थ्य एक अलग मामला है, निरोग होना अलग मामला है, चिकित्सा करना और भी अलग मामला है। चिकित्सा और विचिकित्सा दो शब्द हैं। ये घृणा से, सभी शब्दों के अपने अपनी परंपरा है और उसके अपने अपने अर्थ हैं और उसके अपने अपने अंग्रेजी में जो कहते कंसर्न है, उनकी अपनी चिंताएं हैं, वो उसी को प्राथमिकता देते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो लोग सोचते और प्रयोग करते रहे उनकी प्राथमिकता अलग है। रोग हटाने की दृष्टि से जो सोचते उपाय करते रहे उनकी प्राथमिकता अलग है। उसी प्रकार से जो चिकित्सा की बात करते हैं वो उनकी प्राथमिकता अलग है। तो ये मैं इसको फिर बाद में थोड़ा विस्तार करूँगा। मैं संक्षेप में बातों को रख रहा हूँ। यानी कि चिंताएं एक ही प्रकार की नहीं हैं और इसलिए अपनी चिंताओं के अनुसार विभिन्न लोगों ने विभिन्न ढंग से उपाय किए। आयुर्वेद सबसे ज़्यादा चर्चा का मामला है। मैं आज आयुर्वेद पे कम बोलना चाहता हूँ। इसके दो कारण हैं। ये एक तो कारण ये है कि उस पर बहुत सारी बहसों में आप लोगों ने भी जहाँ तहाँ इधर उधर सुनी होगी और आयुर्वेद की जो समस्या है उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। मेरे पास ये आयुर्वेद के ज्वलंत प्रश्न है। ये चिकित्सा की किताब नहीं है, इससे कोई चिकित्सा करने में आपको सहूलियत नहीं होगी। ये आयुर्वेद से जुड़ी जितनी सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक जो बहस और उलझन है, ये उन्हीं उलझनों पे मैंने ये किताब लिखी है। भाई आयुर्वेद से कोई दुष्प्रभाव, क्या आयुर्वेदिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है? ये आयुर्वेद क्या वस्तुतः वैदिक है? ऐसे बहुत सारे शीर्षक हैं। मैं किताब यहाँ पढ़ने नहीं आया। तो ये प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चूंकि इससे जुड़ी हुई जितनी बहस है मैंने उस पर अपना पक्ष इस पुस्तक में रख दिया है। तो आज के समय का मैं उपयोग उस पर कम करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जो बाजारवाद की समस्या है, जितने षड्यंत्र हुए हैं, गोपनीयता के प्रश्न है, वगैरह वगैरह जितने आयुर्वेद पे प्रश्न हैं। वैसे जो आयोजकगण चाहेंगे तो मैं आयुर्वेद पर ही बोलूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अन्य जो विविधताएं हैं, धाराएं हैं और जो दृष्टिकोण के अंतर हैं उस पर भी ध्यान आप लोगों का आकृष्ट करना जरूरी है। आयुर्वेद पे केवल एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि केवल आयुर्वेद से भला होने वाला नहीं है। भला इसलिए नहीं होने वाला है कि ज्ञान जब विकसित होता है, अब कोई भी उपयोगी ज्ञान जब विकसित होने लगता है तो उस पर समृद्ध, प्रभावशाली और जो स्वामी वर्ग है उसको अपने कब्जे में करना चाहता है। ये पुरानी परंपरा है और ये कोशिश होती है कि वो गरीब आदमी के, साधारण आदमी की पकड़ से
निकल के कुछ खास लोगों के लिए आ जाए। फिर चूँकि ज्ञान को बांध के रखना मुमकिन नहीं है, तो फिर दूसरे उसके खिलाफ बगावत करते हैं। अच्छा, तो फिर इसके खिलाफ में कुछ करना है और इस ज्ञान को आम आदमी के लिए ले आना है। आयुर्वेद में चरक संहिता में साफ लिखते हैं कि दवाओं के बारे में जितने ये चरवाहे हैं वो भी जानते हैं। तो उन चरवाहों के ज्ञान में और आयुर्वेद के एक चिकित्सक के ज्ञान में क्या अंतर है? वही आज ही वाला तर्क है कि साहब वो तो मानकीकरण हमने किया है, उनके पास मानक नहीं है। उनके अपने मानक हैं, आपने जो मानकीकरण किया, आपने जो उसके पैरामीटर फिक्स किए, जो यूनिट वगैरह आपने डेवलप किए, वो रखिए अपने पास, उनका भी काम चलता है। और भारत में तो ये मानकीकरण चलता ही नहीं है। ये भी मैंने किताब इसमें रखी है कि जो गतिशील देश और काल के स्थिर पैमाने क्यों, ऐसे सैद्धांतिक दार्शनिक बहस में भी जाना ही पड़ेगा जिस तरह की बातें, गंभीर बातों पे आप लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ अनुपात का खेल होता है और अनुपातिक अंतरों का खेल होता है। अगर आप अनुपात बता दें कि ये प्रोपोर्शन होगा, खत्म हो गया मानक। यही मानक है कि इसका प्रोपोर्शनल डिफरेंस ये होगा, ये इस अनुपात में ऐसे करना है। और जैसे ही अनुपात के उसके अंतर को आप इकाईबद्ध कर लेंगे, फिर ब्रांडिंग आप चालू कर लें। आप 2 से करेंगे कि 4 से, 16 से या 20 से या 100 से, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो कोई इकाई एक ले लें और उसके बाद को हमारे यहाँ 2 वाला ब्रांडिंग है, 3 वाला ब्रांड है। बात तो ये है कि उसमें एक शीतोपलादी चूर्ण हो या पंचसाकार चूर्ण हो या त्रिफला हो, किसकी बराबर मात्रा है। अगर ये कितनी सीधी सी बात है, बराबर मात्रा हम कह दें, जिसकी देश जो पैमाना इकाई हो उस हिसाब से वो तौल ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो जो आम आदमी के लिए कहने वाला होगा, जो ज्ञान की जो सरणी होगी, जो शैली होगी, ये इस तरह से कहेंगे। और जिनको दुकानदारी चलानी होगी, मैं संयोग से मगध क्षेत्र से आता हूँ। आयुर्वेद के में 2 तरह दो मान हैं। कहते हैं कि भाई मान बनाने वाले में कलिंग मान और मगध मान। तो मगध के लोगों ने भी मान बनाया। मगध वालों को आदत है, अपने बनाते हैं खुद तोड़ देते हैं, चाहे दर्शन हो, योग शास्त्र हो, आयुर्वेद का पैमाना हो, कुछ हो, ये हजारों साल से यही काम करते रहे। कुछ आदत का असर समझिए, जमीन मिट्टी। तो मैं आज आयुर्वेद के खिलाफ खड़ा हूँ। क्यों भाई? सवाल ये हो सकता है कि आप ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पहले एक बेईमानी हुई है और आज बड़ी बेईमानी है कि अमीरों तक सीमित रहे। और आज की सबसे बड़ी बेईमानी है कि आयुर्वेद न रहे। आज की सबसे बड़ी बेईमानी है कि आयुर्वेद न रहे। और इस काम के लिए सबसे अगर कटिबद्ध लोग हैं तो आयुर्वेद के डॉक्टर लोग हैं कि इसको आयुर्वेद तो हम नहीं रहने देंगे, बाकी जो ये हो जाए। पहली बेईमानी है कि रोगी की परिभाषा इन्होंने बनाई। अब बताइए, अब ये रोगी की भी परिभाषा बनाएंगे। भाई जो तकलीफ में हो, परेशान हो, यदि भ्रम से भी उसको परेशानी है तो परेशानी तो है ना। ये क्या परिभाषा कम है कि वह आतुर है? पहले एक परिभाषा ये करता कि जो दुखी है, आतुर है, परेशान है, उसका उपाय करना है चाहे जैसे हो। अब ये उसकी भी परिभाषा तय हो गई। इसको कहते हैं खुड्डाक चतुष्पाद। हाँ, इसका टेक्निकल टर्म है वो खुड्डाक चतुष्पाद। 4 हैं, खुड्डाक कहते हैं उसको। अब इसके लिए वही शब्द है। अब उसके मैं उसके व्याकरण और दर्शन में जाऊंगा तो फिर समय उसी में चला जाएगा। ये 4 हैं कि भाई 4 गुण जो हैं रोगी में होने चाहिए। एक तो कि वो अपने रोग का लक्षण वगैरह ठीक ठाक ढंग से बताए। अब ये कहाँ तक जायज है खुद ही उसको नहीं पता होता। बहुत सारा ये दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, पेट के ऑर्गन्स का उसे मालूम ही नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है, पेट कोई छोटा इलाका तो है नहीं। और जो बवेल्स घूमते हैं तो कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर होता है। कहा ठीक से बताओ यहीं क्यों नहीं होता। अब ये सब बहस बेकार है, लेकिन ये सब होता है। चलिए ये सब भी मान लेंगे। उसको एक सेवक होना चाहिए, एक अटेंडेंट होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन उसमें है कि वो आढ़ होना चाहिए, खूब धन वाला होना चाहिए। तो ये आके सारा भेद खोल देता है कि ये रोगी के ये और इसमें वैदिक हो या बौद्ध हो, वो कोई ईमानदार नहीं है। अंतिम लक्षण है कि पहला है?
लिखा तो अंत में है, वो अंत वाला निष्कर्ष होता है ना, तो निष्कर्ष में वही है। और ये कोई बाद में शुरू हुआ है और कोई एक दोषी है ऐसा नहीं है। अब सवाल है कि कई बार समस्या खड़ी होती है, मेरी मजबूरी है कि मैं पर्चा अगर देखूं तो थोड़ा अलग अटकूंगा, प्रवाह टूटेगा, और ऐसे कहीं मूल विषय से कोशिश करूंगा कि न बहकूं, लेकिन सुविधा होगी बिना देखे ही बोलने में। आप लोग अगर इजाज़त दे दें तो छूट जाएगा तो पूछ लीजिएगा, पर्चा तो है ही। तो अजात शत्रु के परिवार में कुमार लोग हैं, बच्चे हैं, उनको एक बाहर फेंका हुआ जो कथानक है, जिसकी माँ उसको अपने परिचय वगैरह सामाजिक कारणों से नहीं स्वीकार करती, एक बच्चा बाहर में उनको मिल जाता है फेंका हुआ। उस बच्चे को अजातशत्रु के राजकुमार सब उसको ले आते हैं और वो उसी को पालते हैं। वो क्या पालते होंगे, लेकिन वो ले आए उनको और उनको प्यार दुलार करते हैं, और वो बच्चा बड़ा हो जाता है और राजकुमारों की तरह उसकी परवरिश हो रही है। तो उसको लोगों ने कहा कि भाई इस काम में इसको क्या पढ़ाएं, राजा वजा तो बना सा नहीं सकते इसे। तो कहा अच्छा ठीक है, इसको एक अच्छा चिकित्सक बनाते हैं। ये तो वो तक्षशिला आता है और बहुत बड़ा आयुर्वेदज्ञ होता है। स्वाभाविक है, उसके बचपन की पीड़ा है, तो वो चाहेगा कि भाई बच्चों की चिकित्सा के लिए वो अपना, उसके दिल की बात है तो वो अपना दिमाग उसी में लगाना चाहता है। तो उसी के नाम पे आयुर्वेद का एक भाग बनता है कौमार भृत्य, जो बच्चों का सेवा करने वाला है। बच्चों की चिकित्सा का जो ब्रांच है उसको कौमार भृत्य कहते हैं। और वो आजीवक भी उसकी परिभाषा है, उसके भी अलग संदर्भ हैं। आजीवक दर्शन संप्रदाय से उसका जुड़ाव नहीं है। वो उसके बाद में फिर एक बहुत सारी बिरादरियां हैं, आजीवक बिरादरियां हैं, उनके बिना आयुर्वेद नहीं चलता है। ये आज के डॉक्टर ये सब सुनने कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आजीवक और जीवकिया की बात करते ही जो कंपनियों का खेल खत्म होने लगेगा और उसके बिना आयुर्वेद नहीं होगा। तो वो ऐसा सीधा सीधा कहेंगे जैसा उन्होंने किया कि भाई ये तो ब्राह्मणों के कब्जे में थी विद्या। काहे कि ब्राह्मणों के कब्जे में कम से कम 30-35 जातियां मिल करके तो इस पैसे को चलाती थी, कम से कम 30-35 होंगी, और इसको इसे मुक्त करना है। अब इसके लिए आंदोलन हुआ और फिर गुरुकुल कांगड़ी वगैरह का सारा हुआ, और फिर इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और फिर यूनिफॉर्म जो है फार्माकोपिया होनी चाहिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें हुए कि कुल मिलाकर के कंपनियों के कब्जे में ये चला जाए और जो इसकी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाए। मैंने थोड़े में गिना दिया। तो इसके बाद जब ये राजकुमार तक्षशिला से जब जाते हैं तो भगवान बुद्ध वहाँ पहुँच जाते हैं। भगवान बुद्ध की अब चिकित्सा करनी है साहब, अब तो न राजा और तो फिर राजा के गुरु की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़े होगा। और राजा तो गुरु हैं, उनकी अकेले हैं नहीं है, उनकी शुरुआती मंडली में 1350 की गिनती है। अड्ढतेल से ही भिक्षु सते 1350 हैं। अब बहुत लोग इसलिए भिक्षु बन जाते हैं, बुद्ध के कारण भिक्षु नहीं बनते, वो चिकित्सा कराने के लिए भिक्षु बन जाते हैं कि वैसे तो राजा के वैद्य से चिकित्सा हो नहीं पाएगी। जब भिक्षु बन जाएंगे तो ये चिकित्सा हमको मिल जाएगी। तो ये सवाल आ जाता है कि भाई बौद्ध धर्म में जो आरंभिक बौद्ध धर्म है उसके प्रचार प्रसार के की जो रणनीति है, उसके रणनीति में यह भी एक रणनीति आ जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा भाई, ये काम बंद कीजिए आप। तो कहा कि नहीं, ऐसे जो लोग चिकित्सा कराने के लिए बौद्ध भिक्षु बनेंगे उनको हम बौद्ध संघ में नहीं लाएंगे। और फिर ये बात होती है कि आखिर ये जो भिक्षु बीमार पड़ेंगे, तो बीमार तो पड़ेंगे ही, मनुष्य हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि एक आम आदमी के ज्ञान को, आम आदमी के उपयोग के ज्ञान को पहले विशिष्ट ज्ञान का दर्जा दिया जाना,
राज्य से, सत्ता से संरक्षण प्राप्त होना और फिर उस पर कब्जा जमाना किया आम आदमी के लिए नहीं है साहब। तो या तो उस विद्या को अभिजात विद्या बना देना। तो ये जब ये जो चिकित्सा है उसका नाम है तंत्र है। तंत्र मतलब व्यवस्था है। पहले भी गणतंत्र शब्द है, राजतंत्र है, आज भी लोकतंत्र है। तो आयुर्वेद के जितने विभाग होते हैं सब जगह तंत्र शब्द का प्रयोग है, व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि बस वो कहीं वेद होता है। प्रसूति तंत्र है, शल्य तंत्र है, शालाक्य तंत्र है, आज भी वही शब्द प्रयोग में आते हैं। मतलब बिल्कुल आप अगर सावधानी से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस पे एक वेद शब्द चिपका दिया है बाहर से। गिन करके कुल 400-500 में पूरा अगर निकाल दें तो करीब 100-200 श्लोक होंगे जो एक बाहर से जोड़ दिया गया है कि ये वैदिक ज्ञान है, अन्यथा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उससे वो एक अभिजात हो जाता है। तो और बाकी ये वैद्यों का है, चिकित्सा करने वालों का तंत्र है। तो जो भिषक तंत्र ऐसा जो सोचेंगे उनका ध्यान दवाओं पर ज़्यादा है। फिर इस पे कुछ बड़े बड़े, इसको जब हम परंपरा कहते हैं तो ये सवाल आएगा कि परंपरा का अर्थ क्या है। परंपरा का अर्थ इतिहास नहीं होता। परंपरा जो कभी कहीं से शुरू होती है और जो आज तक चल रही हो, जब रुक जाए, जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब इतिहास की बात होगी। जो चल ही रही है तो उसको परंपरा कहते हैं। परंपरा 1 दिन 2 दिन की नहीं होती, बहुत लंबी होती है। उसमें ये जो अभी मेरी जानकारी में जो है तो उसमें कई परंपराएं हैं। एक तो जो परंपरा है उसके जो आदि पुरुष हैं तो उसमें जो बहुत सारी जो परंपराएं हैं उसके आदि पुरुष में शिव हैं। शिव और पार्वती हैं। शिव रहेंगे तो अकेले नहीं रहते, शिव रहेंगे तो पार्वती जी रहेंगी, गौरी रहेंगी, जो नाम ले लीजिए। तो वो उनके आदि पुरुष हैं। भाई कि आदि पुरुष है मतलब क्या हुआ? कहा कि भाई आदि पुरुष कहने का ये नहीं कि कोई केवल हर चीज़ मिथ जैसा है, ये बीमारी वास्तविक होती है। तो यहाँ मिथ से काम चलता नहीं है। तो ना हर आदमी ही शिव पार्वती का मिला जुला रूप है, आधा नर होता है, आधा मादा होता है। और उसको केमिकल जब रसेश्वर दर्शन आया, जब दवाएं जब दी जाने लगीं, तो उन्होंने कहा कि ये जो इक्विलिब्रियम है, जो जीवन जो चलता है, दवाओं का भी और व्यक्ति का भी, तन का भी और मन का भी, तो हर जगह पे एक संतुलन होना चाहिए। तो अगर दवा वही टिकेगी जिसमें पारा और गंधक दोनों का योग से जब मिलता है, उसको कजली कहते हैं। तो जितनी दवाओं में कजली डाली जाएगी वो ये दवा लंबे समय तक टिकेगी। तब उसको ऐसी कोई भी दवा जिसमें आगे रस लिखा हो उसमें पारा गंधक जरूर होता है। और फिर इसकी तुलना ये भी कि हमारे शरीर में भी पारा गंधक का संतुलन जरूरी है। और जो ये मानव है वो उसकी सृष्टि भी पारागंधक है, उसको रजबीर्ज से उसकी तुलना की गई। तो ये एक परंपरा है। हर एक आदमी शिव पार्वती है, आधा शिव आधा पार्वती। किसी में स्त्री तत्व की प्रधानता है, किसी में पुरुष तत्व की प्रधानता है, लेकिन है दोनों में। और फिर ये पारागंधक, और फिर इससे बनने वाली तमाम दवाएं, और वो एक दर्शन आया, इसके भी आदि पुरुष शिव हैं। तो शिव को कहा कि भाई ये वैद्यनाथ हैं, ये वैद्यों के नाथ हैं, स्वामी हैं। सबसे बड़ा अगर कोई वैद्य है तो शिव हैं। हमारे यहाँ अब झारखंड में आ गया वैद्यनाथ धाम है, वैद्यनाथ कंपनी भी है। तो मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी है। आयुर्वेद में बाघभट्ट जी का नाम एक आदमी ने ले लिया साहब। तो ऐसा थोड़े था कि बौद्ध बीमार नहीं पड़ेंगे। और आजीवक कुमार भृत्य की बात मैंने चर्चा की। बाघभट्ट जी तो बहुत बाद के हैं, तो बौद्ध भी हैं। आयुर्वेद में सोचा कि भाई हम इसको सेकुलर बनाते हैं, जैसे आजकल चलता है ना बहुत सारा। तो फिर ये सारे दर्शन वाले, इतनी परंपरा वाले,
अब ये सब को मिला के निकालते हैं, सर्वधर्म जैसे संभाव वगैरह सब चलता है। वो पहले लोगों ने, आयुर्वेद वालों ने सोचा कि सबको मिलाते हैं, मिलता ही नहीं है, तो फिर सोचा कि क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा सांख्य से ये त्रिगुण का सिद्धांत ले लेते हैं, वैशेषिक दर्शन से ले लेते हैं, वगैरह वगैरह करके आयुर्वेद वालों ने अपना एक स्वतंत्र दर्शन बनाया। अब पहले भी था, आज भी है कि भाई आज की भी जैसे शर्त है कि सेकुलर का नास्तिक होना जरूरी है। कितने सेकुलर नास्तिक होते हैं ये मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। कुछ जगह पूजा पाठ भी मैं करा देता हूँ, चूँकि परिवार में रहते हैं वो चलता नहीं है। सब देवी देवता इतने आसानी से जान नहीं छोड़ते, प्रेत ही जान नहीं छोड़ता, देवी देवता तो और गहरे खेल खेलते हैं। तो वहाँ हुआ, कहा कि क्या करेंगे, कहा कि ज़्यादा जो बहस और विवाद है वो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद के मामले को लेकर है। तो हम आयुर्वेद में ऐसा फ्रेम बना लेते हैं कि साहब ये हमारा कंसर्न जन्म से मृत्यु तक रहेगा। फिर सवाल आया कि तो फिर ये जो गर्भिणी औरतें ये कम संकट में थोड़े रहती हैं, अगर भी नहीं ठीक से रहेगा तो क्या होगा। तो कहा इसका ये जन्म का थोड़ा सा पीछे इतना एक्सटेंशन कर देते हैं। कहा उसके गमा के गर्भ में जन्म, फिर हुआ कि नहीं गर्भ धारण तक ले जाते हैं। तो फिर गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक आयुर्वेद का क्षेत्र है, और इसके पहले और बाद के मामले के लिए कहते हैं कि आप दूसरी परंपराओं में इसका समाधान ढूंढिए, यह हमारा मामला नहीं है। समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसके बाद ये भी कहते हैं कि आपके फिर अंत में सीमा बनाते हैं कि जो अगर तन में, शरीर में अगर जो कोई रोग हो गया वो मेरा कंसर्न, मेरे दायरे का मामला है। अब बहुत सारे रोग तो मनोकायिक हैं। आज कहते हैं मन में रोग होता है, उससे भी तन में रोग होता है, उसकी लंबी लंबी लिस्ट है विभिन्न ग्रंथों में, मैं उस पर आऊंगा। तो ये लोगों ने कहा तो बहुत गड़बड़ हो गया। बुद्ध है को हमने इसलिए बहुत काबिल आदमी माना था कि आजीवक कुमार भृत्य जो हैं इतने बड़े डॉक्टर, वो तो एक जन्म वाले इस जन्म के इस शरीर के रोग का इलाज करते हैं। और बुद्ध महाभिषक हैं, वो सबसे बड़ा वैद्य है। क्यों वैद्य है बड़ा? तो इसलिए कि वो अनेक जन्मों के रोगों का निराकरण करता है। जहाँ ध्यान का अभ्यास किया जाता है, जहाँ नहीं किया जाता उनकी समस्या नहीं है, लेकिन जो समाज ध्यान का अभ्यास करता हो तो उसमें बहुत सारे ध्यान के समय उसकी समस्याएं आती हैं, जिसका इस जन्म में अभी कोई उसका लॉजिकल उत्तर ही नहीं होता है। तो कहा कि ये मन में जो बहुत सारी समस्याएं, इसका भी तो समाधान होना चाहिए, ये विकृति है, तो इसका इलाज कहाँ मिलेगा? आयुर्वेद में तो मिलेगा नहीं। उन्माद है, दैवी उन्माद और तामसी उन्माद, ऐसे राजसी उन्माद, तामसी उन्माद करके है, लेकिन वो सारे का उसमें समाधान नहीं होता है। पदार्थशास्त्र पढ़ेंगे, मूल सिद्धांत वगैरह, तो वहाँ भी उत्तर नहीं मिलता। एक समस्या हो गई, इसलिए भी आयुर्वेद के खिलाफ खड़े होने की मजबूरी है समाज। और आयुर्वेद के विरुद्ध जाने का समाज का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब अगर आपका दिल खराब हो जाए, बदनीयती हो, तो वो तो झलक जाती है। आज से नहीं, पहले से है। उन्होंने एक स्वस्थ वृत्त बना दिया जी, बड़ी चर्चा होती है, किताबों में तो खूब पढ़ाया जाता है, पोस्टर उस्टर टंगे रहते हैं। आप जरा गौर करके देखेंगे कि अगर उस स्वस्थ वृत्त का पालन किया जाए तो हिंदुस्तान का आदमी जिंदा नहीं, मर जाए खाए बिना। किसान तो उसका पालन नहीं कर सकते, शिल्पकार पालन नहीं कर सकते। अब जो हमारे यहाँ धान की खेती होती है, बड़े भाग में धान की खेती होती है। धान एक बड़ी फसल है, बरसात में होती है। जहाँ की जैसी बरसात उसके हिसाब से धान। दक्षिण की बरसात अलग ढंग से, बंगाल की बरसात, बिहार की बरसात में थोड़ा अंतर है, तो उस हिसाब से अंतर होता है। और नॉर्थ ईस्ट की बरसात का अलग स्वभाव है, तो उसी तरह से धान की खेती होती है। वो कहेंगे साहब बरसात में वर्षा सुनित्यम सेवेत मधुराम ललवणान रसान, वर्षा ऋतु में मधुर अम्ल और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, जिस जिस रस में खाने पीने को मिले क्या फर्क पड़ता है।
व्यायाम मातपम चैव व्यवायं चात्र वर्जयेत। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, व्यवाय मैथुन करना और धूप, ये 3 वर्जित है। अब धूप में जाए नहीं तो खेती कैसे हो, आप बताइए। वर्षा ऋतु में धूप में जाना वर्जित है। अब खेती कैसे होगी साहब? अमीर लोग क्यों जाएंगे? वर्षा की धूप जो है वो आश्विन मास की धूप जेठ मास से ज्यादा चुभती है। सावन की धूप, भादु की धूप जो है वो बहुत चुभती है, जेठ की धूप से ज्यादा चुभती है। वो वर्षा हो जाने के बाद धूलकण वगैरह जब साफ हो जाते हैं तो सूरज की किरणें, मैं तो किसानी भी मैंने खेती की है, चमड़ी तो जल के काली हो जाती थी, हम लोग को जाना पड़ता था। ये मैं इतने बड़े अमीर घर से नहीं आया, तो मैंने खेती भी की है, तो जाना ही पड़ता था। मध्यवर्गीय किसान के बाल बच्चे भी उस खेती में लगते थे, और मेरे घर का ऐसा वातावरण था कि नहीं आप इसको 2 दर्जे की चीज़ नहीं कर सकते। मैं हल जोतना भी जानता हूँ, मेरे गांव में शायद मैं पहला होऊंगा सवर्णों में कि मैं हल जोत सकता हूँ। तो सवाल ये है कि वो नहीं जाए, ये स्वस्थ वृत्त है, ऐसे स्वस्थ वृत्त का क्या करना है? फिर पेमेंट का मामला है भाई, जैसा आप चिकित्सक से रिश्ता रखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आई, तो मैंने सोचा कि मैं हम अपने यहाँ की पॉलिसी के किस्से सुना देता हूँ मैं, शायद आप लोगों को उसमें से कुछ फार्मूले निकल जाएं। अब आपकी टर्मिनोलॉजी में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सूत्र निकाल लेंगे आप। तो जितने साधारण आदमी, गरीब आदमी के लिए जो वैद्य होंगे, जो चिकित्सा करने वाले हकीम साहब होंगे, तो उनका लेने देने का रिश्ता तरीका अलग होता है, और अमीर आदमी के यहाँ का अलग होता है। मेरे घर में दोनों रिश्ते थे। हम लोग अमीरों का भी इलाज करते थे। मेरे परदादा जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो शुरुआती दौर की 8-10 साल की उम्र तक, इसके बाद वो मर गए। तो उस जमाने के हिसाब से, उनके ज़माने के हिसाब से नब्ज देखने की फ़ी 2 रुपये होती थी। हाँ 2 रुपये, हाँ 2 रुपये। गरीब आदमी की नब्ज अब बात तो कहने आ रहा हूँ ना। अभी कहा कि दोनों का करते थे, रिश्ते का तरीका अलग होगा। और इसके साथ आने जाने के लिए सवारी भेजना भी उनकी जिम्मेवारी, और दवा बनाने का सारा खर्च जो है उनका होगा। अगर कोई संगठित बिरादरी है, अगर वो एग्रीमेंट करना चाहती है तो उसका तरीका अलग होगा। तो मेरा गांव आधा मछुआरों का है और आधा में बाकी जातियां हैं, और करीब 24-25 जातियां हैं, दोनों धर्म हैं, हिंदू मुसलमान दोनों हैं। तो मछुआरों से हमारा सालाना एग्रीमेंट है कि पूरी बिरादरी की चिकित्सा होगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, न नब्ज देखने का न दवा का, वो बेफिक्र हैं। साल भर के लिए हमारे घर की छप्पर की, जो मिट्टी के घर या जो खपरेल घर है, उसकी मरम्मत की आपकी जिम्मेवारी, और दवा बनाने के लिए ईंधन की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेवारी है पूरी जाति की। बहुत हंसते खेलते मनोरंजन था उनके लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं होती थी। करीब 150 पौने 200 घर होते थे, अब तो संख्या बढ़ गई है। 200 घरों की जिम्मेवारी है। अगर स्थानीय दृष्टि से, अगर आज के हिसाब से अनुमान लगा, हम लोग तो नाव के हिसाब से अनुमान लगाते थे, आज अनुमान लगाए तो करीब 5-6 ट्रक लकड़ी की ज़रूरत होती थी। और वो बाढ़ में जो लकड़ी बह के आती थी, वो सब बरसात में वो नदी से निकाल करके वो दे देते थे। मतलब 2 दिन मतलब 2 घंटे 3 घंटे का सालाना उनकी मेहनत थी। 3 घंटे सालाना मेहनत से उस बिरादरी की काम चलता था। तो उनके लिए चिकित्सा का दृष्टिकोण अलग था कि ये चिंता की जाती थी कि ये बीमार न पड़े। ये चिंताएं वो घूम करके पहले से सावधान करके रखना, अरे यार क्यों बीमार पड़ना है, और वो बेफिक्र है कि भाई जी तो है, ये बीमार पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये स्वस्थ रखने की चिंता का माने हस्तांतरण है। एक मेरे और इनको तो सारा पैसा देना है, आपके स्टेटस है,
बाकी अगर नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि साहब आप, मैं तो आपको पैसा दे नहीं सकता, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो यदि कोई घोषणा कर दे कि भाई मैं आपकी फ़ी नहीं दे सकता, दवा का खर्च नहीं उठा सकता, तो किसी को वापस नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि कई बार उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी, दूर के आएंगे और किसे भी चलेंगे, बहुत सारे मनोरंजन भी होंगे। वैद्य और हकीम साहब हैं तो दोनों मनोरंजन करेंगे ना, कुछ तमाशे, इनका भी इंटरटेनमेंट होगा। खांसी का एक रोचक किस्सा सुन लीजिए। इससे स्वास्थ्य का, स्वावलंबन का दृष्टिकोण का भी, सस्ते में चिकित्सा का भी चलता है। बिंब है वो। एक आदमी को सूखी खांसी होती है, परेशान है, ठीक नहीं होता है, तो वो वैद्य जी के यहाँ आया और उसने कहा कि साहब ये परेशान हूँ मैं, ठीक नहीं हो रही। कहा अच्छा ठीक है। तो वो गन्ना टूटने का, कटने का समय है, गुड़ बनाने का, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कल आना, कल बताएंगे। वो आता है तो उन्होंने कहा कि उधर से 8-10 गन्ने लेते आना। तो लेता आया, अब बिना खाए पिए आना। कहा ठीक है। तो गया तो कहा कि जी मैंने रात भर विचार किया, सो मेरे पास तुम्हारी खांसी की दवा नहीं है। से मुझे मालूम है हकीम साहब घर पे ही हैं, आज तुम चले जाओ और उनसे कहना कि भाई जी ने भेजा है कि भाई उनके पास है, मेरी खांसी का इलाज नहीं है और खाली पेट जाना है, और ये गन्ना उनके यहाँ मन करे तो पहुंचा देना, मन करे भूख लग जाए तो गन्ना ही चूस लेना, लेकिन कुछ खाना वाना नहीं है। वो आदमी गन्ना, भूख लगती है, पैदल जाना है, वो बीच रास्ते वो गन्ना चूसता हुआ हकीम साहब के यहाँ पहुंच जाता है। तो हकीम साहब ने कैसे आना हुआ, क्या हुआ? कहा वैद्य जी ने भेजा है, कहा कि खांसी है, और उन्होंने कहा कि मेरे पास इलाज नहीं है। कहा कैसा, कहा कि भेजा है। अच्छा तो तुमने कुछ खाया पिया है? कहा कि नहीं, आप नब्ज देख लीजिए, मैंने कुछ खाया नहीं, वो गन्ना था रास्ते में, मैं वो चूसते हुए आ गया हूँ। कहा कि अच्छा ये है। तो देखो भाई, सच तो ये है कि ठीक ही उन्होंने कहा है, मेरे पास भी तुम्हारी खांसी का कोई इलाज नहीं है। तो भाई कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कि अब तो मैं थक गया हूँ बुरी तरह से। ये मशहूर कहावत है, ये मैं कहावत नहीं, ये कहानी है। मैं थक गया हूँ। कहा कि ठीक है, तो मैं अब मेरे पास अभी एक ऊँट है, इस पे तू बैठ के वापस चला जा उनके यहाँ, कह देना समाचार कि भाई उन्होंने भी, हकीम साहब ने कहा कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत उदास रोता हुआ ऊँट पे बैठा हुआ वापस आता है। बीच में गन्ना चूसने से उसका बलगम ढीला हो जाता है और ऊँट पे जो कसरत होती है वो सारा बलगम बाहर आ जाता है। रोगी कहता है, ये कौन? कहते तुम्हारा खांसी का इलाज हुआ या नहीं हुआ, ये बता, असली बात क्या है। आज ये हम बहस में पड़े हुए हैं कि गन्ना चूसने से खांसी ठीक हो सकती है या ऊँट पे चढ़ने से। ये बहस का बिंदु तो ये होना चाहिए कि ये सूखी खांसी ढीली कैसे हो सकती है। ये मनोरंजन में भी ये वैद्य हकीम ठीक कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, बशर्ते कि ये मनोरंजन करने की उनकी हैसियत हो और ये इतनी समझ हो। अब ये हकीमी पर मैं लुकमान साहब हैं और उधर भी उनके आदि पुरुष उधर से चलते हैं, जितनी मेरी जानकारी है। मैं उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, बोलना वाजिब नहीं होगा, वो शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं, मैंने किससे सुने। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात है जिसको मैं कहे बिना नहीं रोक पा रहा हूँ अपने आप को, वो ये है कि आयुर्वेद की दवा में ये ध्यान रखा गया कि क्या क्या ध्यान रखा गया, कुछ चर्चाएं की, और ये कड़वी दवाएं भी बहुत सारी बनाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कैसे आया, किसके साथ आया, किसके लिए आया, अमीर के लिए आया कि बादशाहों के लिए आया कि फौज के लिए आया, लोग बीमार पड़ते हैं, उधर से कुछ लाए ज्ञान। एक बड़ी खासियत है हकीमी दवाओं की, बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं।
एक दवा को ऐसी दवा बनाई जाए कि आदमी, बाकी दवाओं में है कि आप खाना नहीं पसंद करते, ये ऊपर से नकली ढंग से वो कवर लगा के कैप्सूल उपसूल नहीं डालते, और उसका जायका गजब का होता है। मैं एक दवा, मतलब ये है कि हकीमी दवाएं अगर उसके जो खास करके जो चटनियाँ बनती हैं, खमीरे बनते हैं, खमीरा, वो अगर उसको लग जाए, बच्चों को पता चल जाए तो पूरी शीशी तुरंत पूरी शीशी साफ हो जाएगी। एक दवा है खमीरा मरवरीज, मजेदार ही दवा का तो फिर कोट किया जाएगा ना। अब खमीरा मरवरीद आप किसी खुद चाट के देखिए, वैसे है भी मोतियों की चटनी है वो, तो खमीरा मरवरीद आप किसी बच्चे खिला के देखिए, वो पूरी शीशी के लिए क्या वो घर में होगी, बड़े भाई बताएंगे। तो ऐसी चीजें बनाई गई कि लोग खा सके। ये एक दृष्टिकोण है कि दवाओं से लोग भागे नहीं उसकी ओर आसानी से, कि ये कोई दुश्मनी नहीं है कि वो जबरदस्ती एक सीने पर चढ़ करके घुट्टी पिला रहे हैं, वो हालात नहीं है। अगर ऐसी है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा है, ये क्यों नहीं ढूंढ सकते थे? ऐसी क्या बात है? बहुत सारे हैं कि वो केमिकल चेंजेज में उतना विश्वास नहीं करते। एक महत्वपूर्ण बात है, दृष्टिकोण के अंतर है, होम्योपैथी के दृष्टिकोण का अंतर है। ये विधाएं स्वतंत्र इसलिए हैं कि इनका नजरिया अलग है, इसलिए नहीं कि इनकी दवा की सामग्री अलग है। आज एलोपैथी या जो बड़ी कंपनियां हैं दवा की, उनका क्या, वो क्या चाहती हैं, किस बहस की ओर ले जाना चाहती हैं? वो कहती हैं ये दृष्टिकोण वाली ये सब असली बातें बड़ी बेकार की बात है, क्योंकि वो उनके लिए खतरनाक बातें हैं। तो अपने लिए जो खतरनाक बातें हैं वो कहते हैं कि ये बेकार की बातें हैं। आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, ये इस पे बात मत करो। समाज के साथ उसका क्या कंसर्न हो रही है, ये बात नहीं करो। ये किस रोग है और इस किस रोग में कौन सी दवा दी जाती है, रोग की समझ है आयुर्वेद के हिसाब हो, ये क्या जरूरी है? वो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, एलोपैथ के हिसाब से कर लेंगे। डायबिटिक की आयुर्वेदिक दवा, अब ये कोई सेंटेंस ही अपने आप में फिट नहीं है, ये सेंटेंस ठीक नहीं है भाई। डायबिटिक तो एक अलग की चीज है, डायबिटिक की तो मॉडर्न मेडिसिन वाली दवा होगी ना, उसकी आयुर्वेदिक दवा क्यों होगी? मधुमेह की आयुर्वेदिक दवा होगी, तो फिर मधुमेह के अलग अलग प्रकार होंगे, अलग अलग प्रकारों के लिए अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार, उनकी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग दवाएं होंगी। अब ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार दवाएं होंगी, तो ये कंपनियों का धंधा कैसे चलेगा साहब? अब तो एक मेरे दोस्त के समधी हैं, तो वही रिश्ता है। अब ये मॉडर्न में उन्होंने तो मुझे बताया कि मॉडर्न मेडिसिन में अब ये आ गया है कि ये जो जनरल डोज नहीं चलेगा, हर एक व्यक्ति रोगी के अनुसार अलग अलग डोज होगा। ये कॉमन डोज नहीं है कि एक एडल्ट है और ये ऐसे, ये नहीं चल सकता। तो ये कंटेक्चुअल ट्रीटमेंट जो है, अगर रोग की उत्पत्ति का कारण अगर विविधतापूर्ण है, रोगी का परिवेश विविधतापूर्ण है, तो भाई चिकित्सा कैसे एक ही प्रकार की होगी? और रोगी की सुविधा का अगर ख्याल करें तो और विविधतापूर्ण होनी चाहिए। अब कहा कि ये बड़ा मुश्किल है समझना। भाई क्यों मुश्किल है? मुश्किल क्यों है? यानी आपको पढ़ने लिखने में आपकी तबीयत नहीं है, रुचि नहीं है, आप हर चीज का बस कोई दो चार ही बस ऐसे फार्मूले में आप चाहते हैं इतनी विविधतापूर्ण बातों को समझना। ये अभी ये चैलेंजेज हैं। अब कुछ और चैलेंजेस पर आते हैं जो कंसर्न है। कुछ छूट तो नहीं रहा? हाँ, तो ये शिव जी हो ही गए और बुद्ध भगवान भी हो गए। हाँ, एक और मामला है कि व्यक्ति की भी बीमारी होती है
और बहुत सारी बीमारियां व्यापक रूप से होती हैं जिसको महामारी कहते हैं। और रोग 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। एक कि अपनी सिस्टम की अपनी गड़बड़ी से रोग होते हैं, तो उसको हम निज रोग कहते हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं। और कुछ रोग आगंतुक होते हैं जो जिस दुर्घटनाएं हो जाती हैं उस पर हमारा कोई वश नहीं होता। फिर बड़े ये जो कीटाणु विषाणु हैं, ये इनको आयुर्वेद ने माना है या परंपरा में माना है। लेकिन कुछ बड़े बड़े रोग होते हैं, उसके लिए शब्द है जनपद। एक इलाका, बड़ा सा इलाका, वो उस इलाके की सफाई कर देता है, बहुत मौतें होती हैं, जिसको महामारी कहते हैं। ऐसे संकट के लिए शब्द आया है 2, एक महामारी शब्द है इसमें, और दूसरा शब्द आता है जनपद ध्वंस, माने पूरा जनपद का ही एकदम ध्वंस हो जाता है, एकदम बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो वहां के लिए कहते हैं लोग पारंपरिक ढंग से कि भाई ये जो है ये काली से जोड़ते हैं कि ये जो काली है वो काली ने यह रूप धारण किया है, महामारी स्वरूपेण जनस्य हृदय संस्थिता। ये जो काली है वो महामारी के रूप में ये स्थित है। अब इस बात को समझा भी जा सकता है उसके अपने बिंबों और अर्थों में, और गाली देने के लिए बहुत आसान है कि काली एक चित्र है और ये मानवीकरण कर दिए। एक बेईमानी वो होती है कि बड़ी बातों को केवल प्रतीकों तक हम कर देते हैं। देश को अगर हम एक झंडे तक सीमित कर देते हैं तो कोई भी आदमी सोए में भी हमारा तिरंगा रात में उतार सकता है। एक चोर भी हमारे देश का अपमान कर सकता है। बिल्कुल जाहिल साहब, बिल्कुल एकदम नालायक किस्म का आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है, वो इतना तो कर ही दे सकता है। ठीक है, रात में तिरंगा नहीं बाहर रखा जाता है, दिन में भी कर सकता है। तिरंगे पे बंदूक चलाना आसान काम है आदमी की तुलना में। तिरंगा भाग के कहाँ जाएगा बेचारा, उसको तो हमने रस्सी में बांध रखा है। प्रतीक है, हमें सम्मान करने का पूरा ये है, लेकिन ये हम कभी नहीं समझ सकते कि तिरंगा देश है या भारत का जो नक्शा है यही देश है। ये प्रतीक है, इसके बिना भी नहीं चल सकता। व्यवहार में प्रतीकों की आवश्यकता है, अनिवार्यता है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन अगर ज्ञान को हम अगर प्रतीकों तक समेट देते हैं तो ये पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ ये हुज्जत ही हुज्जत रहती है, ये कुछ होता नहीं। तो यही काली के साथ है मामला कि टाइम का जब फ्रेम अगर गड़बड़ हो जाता है। महामारी कब होती है? जब बहुत सारे ऋतु संक्रमण जो हैं वो उनकी गति जो है गत्यंतर बढ़ जाता है। अनुपात सामान्य अनुपात से व्यक्ति के शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है वो जो गत्यंतर है, गत्यंतर से काल का बोध होता है। वो गत्यंतर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर बहुत सारा मौसम में सर्दी गर्मी अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो ये कीटाणु रोगाणु उत्पन्न होंगे। अगर उत्पन्न होने के कारणों में जाएंगे तो ये गत्यंतर का है। ये काली की जो काल की जो कला है, जो शक्ति है काली, वो बिगड़ गई है, उसका मूड खराब हो गया है। ये इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपनी स्वतंत्र व्याख्या दे रहा हूँ। उन अगर परंपरा के उन किताबों में जाएंगे तो ये उसका वहाँ पर वर्णन मिलता है। भाई वो तो हम जाएंगे नहीं, पहले ही तय कर लिया कि ये सब बकवास है, तो आप तो जाते ही नहीं हैं। तो समस्या ये है कि कुछ फिक्स्ड फ्रेम है, कुछ फिक्स्ड टर्मिनोलॉजी है मॉडर्न साइंस का। आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजी में, इसी फ्रेम में आपको बात कहनी है। अब हम लोग जैसे क्या कहेंगे तो मत सुनिए, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो MBBS डॉक्टर हूँ नहीं, है ना मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, मुझे तो ये इन बिंबों में। वहाँ तक आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं अपने बिंबों में बात कहूँगा कि गत्यंतर होता है, ये काल है, काली का क्या अर्थ है, ये रोगाणु कीटाणु कैसे बनते हैं, महामारी कैसे होती है, ये पूछिए मैं बताऊँ। तो उस अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी तो दवा भी काम नहीं करेगी।
तो जनपद ध्वंस के लिए इस टाइम फ्रेम के यानी गत्यंतर के बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने से कालबोध बिगड़ता है और उससे हमारी जो भीतर की जो प्रक्रिया है वो बिगड़ जाती है। यदि हम भी उतनी ही स्पीड से गति से अगर हम अपने आप को सेट कर लें कि उतनी ही तेजी से हम घटते बढ़ते रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हो सकता है हमको 10 बार नहाने की आवश्यकता पड़ जाए या एक बार भी न नहाए, उस दिन हम तेल मालिश करके काम उस दुष्प्रभाव से बच जाएं या हम अपने शरीर पे राख की मालिश करके बच जाएं। ये जो बोध है, एक्सपोजर जो है, ठंड लगती है, ये कुछ नहीं है, ये बोध मात्र है। ये मूलतः शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। शारीरिक स्तर पे ठंड लगना अलग चीज़ है और मानसिक स्तर पे ठंड लगना अलग मामला है। ये इन सब चीज़ों की बारीकी से हम लोग के यहाँ लोगों ने प्रयोग करके परीक्षा करके दी कि साहब इतने देर तक अगर वस्तुतः पानी में, ठंडे पानी में, बर्फ़ में आप डूबे रहे तो ये एक दूसरी परिस्थिति बनती है। लेकिन ये क्या हुआ कि आजकल जैसे है बाथरूम में कपड़े पहन के नहाए, कपड़े पहने बाथरूम में कपड़े उतार के आप नहाए, जो भी तौलिया वलिया लपेटा, बाहर निकलते ही एक्सपोजर लग गया, ठंड लग गई, पूरा कांपने लग गए। आप घंटे भर तो नहीं, वो भी गर्म पानी में नहा के निकलते हैं तो ज़्यादा असर होता है। गीजर वाले में ठंडे पानी से निकल के आते हैं तो ये जो बोध है, अंतर है, बोध का जो अंतर है, टाइम फ्रेम है, वो वैसा नहीं है। तो कितनी देर तक कौन आदमी कपड़ा नहीं पहनेगा तो किसको कितनी ठंड लगेगी? इस ठंड से कैसे बचा जाए, अधिक जो गर्मी होती है उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए राख लगाई जाए कि तेल की मालिश की जाए या खूब नहा लिया जाए। तीनों विकल्प हैं। क्षेत्र भेद से, परंपरा भेद से, जाति भेद से, क्षमता भेद से लोगों ने सोचा तो समानांतर सिद्धांत है, उसमें साथ में का सिद्धांत है। भाई जैसी परिस्थिति होगी हम उसी में रह लेंगे, ना हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, ये न कालांतर ये जनपद ध्वंस होगा, न महामारी इतनी तंग कर पाएगी या न छोटे मोटे रोगाणु कीटाणु। ये जब से कीटाणु विषाणु वाला शिव जी वाला जो कंसेप्ट आया तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो जहर है, तो हम जहर भी सेवन कर लेते हैं, ये विष से पैदा होते हैं वायरस के लिए, तो जहर खा लेना ही अच्छा है। यदि हम, कुछ लोगों ने कहा हमको तो रहना है, विकट जीवन जीना है, बहुतों को श्मशान में रहना है, वहाँ की सारी गंदगी में उनको जीना है, बहुत को तरह तरह का योद्धा बनना है, वगैरह वगैरह समाज में ज़रूरत पड़ती ही है। तो उन्होंने कहा कि अगर शुरू से बचपन से अगर सीमित मात्रा में इनको विष सेवन कराया जाए, विष किया जाए, तो उसमें भी संख्या जो है आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा प्रचलित है, दवाएं खूब खाई जाती हैं, आर्सेनिक का खूब यूज होता है। आयुर्वेद में आर्सेनिक खूब चलता है। हकीमी में जहर मोहरा एक पत्थर होता है, वो खूब चलता है, वो विष का शोषण करता है, तो वो सबसे मशहूर है। कोई हकीम हुआ उसके पास जहर मोहरा नहीं, फिर इसके बाद घर घर में जहर मोहरे पत्थर होता है और उसको घर घर में रखा जाता था। कोई भी छोटा मोटा कीड़ा अगर आपको काट दे, वो कुछ नहीं करते थे, जहर मोहरा पत्थर उस पर वहाँ पे चिपका देते हैं। तो ये शैली है, ये ज्ञान भी आम आदमी तक गई। तो परंपरा ये रही कि जो ऐसी जीवन रक्षक जितनी चीजें हैं उसकी ब्रांडिंग नहीं होगी, और जान बचाने वाली जितनी विद्याएं हैं उसके साथ अनिवार्य शर्त होगी कि चिकित्सक उनसे कोई फी नहीं लेगा। तो विष चिकित्सा में जो विष का व्यापार करेंगे, सामान करेंगे, वो माहुरी होंगे, वो व्यापार करते हैं। एक वणिक वर्ग है, वो सामान लाता है, ढोता है, बेचता है, तो उसको तो पैसा दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो चिकित्सा करेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। जिएगा कैसे? तो जिसके घर की चिकित्सा करेगा उससे पैसे नहीं लेगा। पास पड़ोस के लोगों को मालूम है, तो अगर कोई ऐसा चिकित्सक जा रहा है, सबको मालूम है, तो सारा समाज उसका खर्च उठाता है बिना किसी तर्क के। जिसके पास जो है वो जा रहा है, भागा भागा, उसकी जीवन मृत्यु का है, तो वो जाता है। ये परंपरा है, और परंपरा इसलिए कि मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, अभी भी लोग हैं, बहुत लोगों से मिला हूँ मैं,
मंडली है, जमात है। गांव अभी भी बहुत हद तक उसी तरह से चल रहे हैं, जो बहुत अगर दूरस्थ आप गाँव में जाते हैं, हालांकि तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो चिकित्सा की विविधता है, अब कुछ मैं नाम सुना देता हूँ। मेरी समय की सीमा क्या होगी, मुझे कब तक बोलना है? आधा घंटा और 4:15 अगर खत्म करें, 4:30 चाय। अच्छा ठीक, 4:15 खत्म तो कुछ आपस में कुछ बातचीत सवाल भी हो। 10 पे कर दीजिए। अच्छा 20 मिनट और होंगे फिर। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इसमें जो प्रचलित चिकित्सकों के लिए, अब जो प्रचलित कुछ नाम आप सुन लें, जैसे रोग शब्द से परिचित हैं, रोगी हैं, चिकित्सक हैं, आतुर शब्द भी है, भैषज्य शब्द है, विषक शब्द है, और एक जबरदस्त शब्द अभी छूट रहा था, वो शब्द है भाई डाकिनी होती है साहब। संस्कृत में डाकिनी कहते हैं और हिंदी में तो बड़ा उसका डायन कहते हैं। भाई डायन होती है ना, तो डायनें दो प्रकार की होती हैं, एक जान ले लेती है और एक जान बचा देती है। ये शब्द है, इसका अर्थ कैसे निश्चित किया जाए? लोग समझते हैं, तो लोग कौन से? उस परंपरा वाले जो लोग समझते हैं वह अर्थ होगा, कि उसके विरोधी परंपरा वाले जो कहते हैं वह अर्थ होगा? विरोधी वाला अर्थ होगा। पवन जी आजकल ठीक ही कह रहे हैं। ये समस्या है, वो अपना जो अर्थ रखते हैं वो मान्य नहीं है। अरे मेरा शब्द है, मैंने अर्थ रखा है, आप पास में बैठी हैं, मैं थोड़ा मनोरंजन की मुद्रा में कर रहा हूँ, दो तरफ हैं, दो लोग। ये मेरी दिली बात कहूँ तो मैं चाहूँ कि ये लोग माँ डाकिनियाँ अगर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो है ही, चलिए इन्होंने माना। मतलब क्या हुआ? अगर बहुत ठेठ में कहें तो डाकिनी डॉक्टरनी है, अगर एकदम देसी में कहें तो। भाई ये डाक क्या है? तेजी से चलने वाला। हमारे यहाँ बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने जाए तेजी से दौड़ करके तो वो आदरणीय है, वो डाक है, उसकी पूजा होगी। और डाकिनी होने से उसमें क्या बुराई हो गई? तो साहब ये चिकित्सा का प्रयोग, ये विद्या मर्दों तक रहे, औरतों के पास न जाए। बच्चे बचाना, बाकी सारी जिम्मेवारी औरतों की। तो एक दूसरी धारा आई कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये विद्या औरतों के ही पास जाए, और इसमें जितनी कीमती और दुर्लभ बातें हैं वो केवल और केवल औरतों को ही सिखाई जाए। ये बहस आई। तब क्या होगा ऐसे में? तो साहब एक पुस्तक है बौद्ध तंत्र में, ये बहुत डाकिनी शब्द, जैसे हम लोग के यहाँ योगिनी, भैरवी इत्यादि लोग बड़े आदरणीय ढंग से कहते हैं, बौद्ध तंत्र में डाकिनी बहुत आदरणीय शब्द है, बहुत पूजनीय शब्द है उनके यहाँ। तो क्या करती हैं डाकिनियाँ जो है, नाचती हैं, अब बहुत तेजी से नाचती हैं। ये आधी बात है। डाकिनियाँ कौन सी नाचती हैं? तो एक पुस्तक है, कोई भी देख सकता है, डाकिनी जाल संवर तंत्र। ये सारनाथ, कब लिखी गई होगी ये? अब ये इतिहास में जरा मेरा कमजोर है, अंदाजा? ये तो कोई बौद्ध परंपरा वाले बताएंगे, लेकिन लिखे हैं मिलती है आपको। तिब्बतन इंस्टीट्यूट सारनाथ ने प्रकाशित की है, तिब्बतन इंस्टीट्यूट सारनाथ से प्रकाशित। तिब्बत हाउस में भी शायद जी तिब्बत हाउस में मिल जाएगी। नहीं, अब ये नहीं, ये उन्होंने ये छापी है, ये उन्होंने छापी है। तो ये जितनी ज्ञानवाही तंतुएं हैं, जितनी नाड़ियां हैं, उनको कहा डाकिनियां हैं। हर एक मनुष्य के शरीर में डाकिनियां नाच रही हैं, और वो साफ बताएंगे किसका क्या नाम है। ये रक्तवाह डाकिनी है, ये मज्जा वह डाकिनी है, ये सारी नाड़ियों का नाम
डाकिनी है, और उसके साथ साथ नाड़ियों के समानांतर जो ज्ञानवाही तंतु हैं और उनका जो तीव्र प्रवाह है वो डाकिनी का नृत्य है। और वो पूरे शरीर में जाल की माफिक, ये पूरा सिस्टम ही तो है, डाकिनी जाल ही है। तो एक औरत को ये पूरे सारी नाड़ी विज्ञान, माने नाड़ियों की जो विद्या है, ये डाकिनी जाल है की विद्या है। ये जो है, ये आपको ये कौमार भृत्य में नहीं आया, ये बाद में परवर्ती विकास है बौद्ध तंत्र का, ये फिर चिकित्सा में आया। इसलिए आयुर्वेद में ये नाड़ी देखना, ये जो डाकिनी जाल है, इसकी 3 महाडाकिनियां जो हैं, ये नसें हैं। तो ये पहले ये आया उधर से संप्रदाय के साथ, तो ये औरतों को दिया, कहा कि नहीं मर्दों को नहीं सिखाएंगे। ये दयालु होती हैं कितनी भी हो तो, और मर्दों के बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि वो बाकी तुलना में वो जल्दी एक दूसरे का भला कर देती हैं। तो ये जो नृत्य है कि डाकिनी जाल से ये पूरा हमारा व्यक्तित्व जो है उसके फंदे में फंसा हुआ है। और जो महासिद्ध जो होगा वो वह होगा जो इस डाकिनी जाल को भी समझता हो और डाकिनी जाल को सुलझा भी सकता हो, और इसमें जो ज्ञान का चेतना का प्रवाह है उसको चाहे तो समेट भी सके। वो स्वास्थ्य का वो विषय है, वो चिकित्सा का विषय नहीं है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति वह होगा जो इस डाकिनी जाल को समझे और इस डाकिनी जाल का संवरण भी कर सके। ये डाकिनी जाल संवर तंत्र है इसकी साधना के लिए। तो जितनी नाड़ी विद्या और चिकित्सा की परंपरा आई, कहाँ वो बात थी। अब ये उसको फिर ये जब ये जो बिजनेस में, बाजार में एक दूसरे को नीचा दिखाने में जो जितने ये सब कपट प्रपंच लंद फंद होते हैं, ये उसके चलते में बात यहाँ भी हो जाती है, जो अंत में अभी हमारे विच हंटिंग प्रोग्राम तक भी जाता है। और यूरोप में एक समुदाय इसी का कार्यक्रम चलाते हैं, और उनके जहाँ प्रभाव क्षेत्र होते हैं वहाँ डायन के नाम पर आज भी हत्याएं ज़्यादा होती हैं। ये खास किस्म के लोग ही कराते हैं। तो ये वहाँ विच हंटिंग तक ये बात जाती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि नहीं ना समझी के कारण दोनों न पक्ष है न विपक्ष है। अब वो कहने तो नहीं आ रहे हैं, इंटरनेट पे मिल जाएंगी डाकिनियाँ वो दावा करने वाली, लेकिन समाज में नहीं मिलेंगे। लेकिन डाक मिल जाते हैं, बहुत सारे डाक लिख करके पूरा डाक बम है वो जा रहे हैं, सावन के महीने में डाक मिल जाएंगे। तो ये सामाजिक कारणों से भी बहुत सारी विद्याओं का लोप हो जाता है, या कोई हिम्मत नहीं करता, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ का तो हुआ, अब मैंने वैसे परिचय में लिख रहा था कि मैं एक फिक्स्ड फ्रेम की सुविधा को छोड़कर भारतीय स्वास्थ्य परंपरा की बहुरंगी दुनिया में आपको सैर कराना चाहता हूं, जिसमें गरीब अमीर, हिंदू अहिंदू, वैदिक अवैदिक, सिद्ध सहज नैसर्गिक, आधुनिक प्राचीन पारंपरिक योगी भी हैं। अब योगी हैं, उनको कहना उनके भी 2-3 प्रकार हैं। अब ध्यान योग की साधना करने वाले अलग हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अलग हैं। हठ योग वाले तुलनात्मक रूप से न के बराबर बीमार पड़ते हैं। वो जनपद ध्वंस होगा, महामारी आएगी तो उसको छोड़ करके ये सात्म्य में विश्वास करते हैं कि जैसी परिस्थिति होगी उसके साथ हम तादात्म्य बना लेंगे। सात्म्य के लिए थोड़ा शब्द छोटा है, लेकिन प्रचलित शब्द तादात्म्य में जैसा होगा हम वैसे ही कर लेंगे, हम वैसे ही जी लेंगे। तो और अवघड़ ये दोनों कम बीमार पड़ते हैं। अवघड़ों के लिए तो वो बीमार होना ही एक आश्चर्यजनक चीज़ है। चूँकि आपके लिए जो चीज़ सब निषिद्ध है उनके लिए हुए वो है वो मरा हुआ मांस खाते हैं। जो सड़ा गला है, कुत्ता जो मर जाए वो भी खा जाए जिसको कुत्ता न खाता हो। तो जो उसे भी खा के स्वस्थ रह सकता है, मनुष्य का मांस खाना वर्जित है, उनके लिए मनुष्य का मांस और कुत्ते का मांस सबसे प्रिय है। तो ये जहाँ तक जीवन शैली में है, और वो भी है जिंदा है,
जितनी चिंताएं हुए उनके लिए भी किसी ने सोचा कि भाई इनके लिए भी तो होगा, उनकी कैसे समस्या होगी। दारू पीना है, दवा दारू शब्द है, अगर दिमाग खोलना है तो ये सारे शब्दों के अर्थों को उसके संदर्भ में जानना होगा। मैं तो केवल थोड़ा थोड़ा रख रहा हूँ चूंकि समय की सीमा है। दारू मतलब, दारू माने लकड़ी भी होती है। ये हल्दी की भी हम लोग लेते हैं, एक दारू हरिद्रा हल्दी नाम की लकड़ी भी होती है, एकदम पीली हल्दी के रंग जैसी, कमज़ोर होती है, दवा में भी उपयोग होती है। अगर उसके बनाए जाए तो फर्नीचर वगैरह तो मुलायम होती है, उसमें खुदाई करने में उसमें कार्वेशन में ज़्यादा आसान पड़ता है, बाकी उड़ जाती है। तो दारू हरिद्रा है। दारू पीने का लेकर पूरा शास्त्र है। एक दारू पी के मस्त रहता है सारा, बहुत से बारे सारी रणनीतियां तय कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग बिजनेस डील कर लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते। दारू उनके चालाकियों को बढ़ा देता है। और आपकी जानकारी के लिए फारसी में फार्मेसी को दारू खाना कहते हैं। क्या बात है। नहीं, और दारू एक्चुअली दारू है दवाई जी। ये दारू इसका इलाज अमीर खुसरो की मशहूर नज़्म है कि जो बीमार इश्क है उसका दारू बजुज दीदार नीस्त, उसे दीदार के अलावा उसकी कोई दवा नहीं है। ये भी हाँ, तो साहब एक प्रेम एक रोग है। चलिए प्रेम, दवाई प्रेम भी रोग है और वो भी है। ये फिर यहाँ यह भी सवाल है, प्रेम रोग के इलाज का बहुत बड़ा अध्याय है विभिन्न परंपराओं। हाँ, दारू वाले पर नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पीते हैं उसे दवाई मानते हैं। पहले मानते थे इसको दवाई। जब दवाइयाँ शॉर्ट थी, गांव में लोग क्या करते थे, बच्चों को रम पिला देते थे। मगर अब वो नहीं, अब तो जमाना बदल चुका है, एक मेडिसिन आ गई है। अच्छा, तो ये जो है वो सवाल यह नहीं है, सवाल ये है कि ये बस इतनी बहस होती है। ये जो आसव और अरिष्ट हैं, तो अब वो उनके प्रकार होंगे, तो उनके करीब करीब मुझे जितना मुझे नाम जो जानकारी है वो ज़्यादा नहीं, 9-10 तो 10 तक संख्या। एक सेकेंड, मुझे जितनी जानकारी, आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी, आप उसके गहरे जानकार हो सकते हैं। तो मुझे इतनी जानकारी है, जैसे आसव है, अरिष्ट है, सुरा है, मध्य है, मैरेय है, तो ये सबसे प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न अर्क होते हैं, तो अर्कों की सूची तो बहुत हो जाएगी, वो करीब करीब 200-250 हो जाएंगे। तो ये प्रचलित हैं। पीने की दृष्टि से भी, साधना की दृष्टि से भी, ये उसकी पूरी परंपरा है कि दारू पीना और नशे में जाना और दारू पी के नशे में न जाना। तो जो स्वास्थ्य जो शब्द है, मैं उस पर समापन करने वाला हूँ। तो जो स्वास्थ्य की चिंता करने वाले हैं वो भी दारू पिएंगे परीक्षा के लिए। मतलब आपको दारू पीना है, वाइन, सुरा, ब्रांडी, रम वगैरह जो आप कहें। वोदका पीने वालों से तो मेरा परिचय नहीं है प्रयोग धर्मियों में, लेकिन इतने लोगों से तो जान पहचान है। साहब वो गैलन के हिसाब से पी जाए, काहे का नशा होने जाए। और 250-500 ml से तो कम में काम चलता ही नहीं है। तो उनकी आंखें लाल नहीं होती, पसीना है क्या आएगा। मतलब ये है कि स्वस्थ आपको रहना है, अपने स्व रूप में स्थित होना है। ये स्व क्या है, स्वास्थ्य जरा समय संक्षेप है तो समय की सीमा है, तो ये जरा स्वास्थ्य से मैं अब इसको बंद करता हूँ इस अपनी बात को। तो जो स्व है, ये अभी हमारा जो शरीर है उसका अभी जो सामान्य शरीर बोध है वो मध्य है। जब हम अपने मन से अपना रिश्ते का विकास करते हैं तो मेरे स्व का विस्तार होता है। मेरे घर परिवार का आदमी अगर विदेशों में नौकरी करता है
यदि मैं यहाँ हूँ तो मेरी चिंता होती है कि ये मकान सुरक्षित रहे, यहाँ में कोई दुर्घटना नहीं हो। मेरे स्व का, मेरे परिवेश, मेरे जो अपने परिवेश की ये अनिवार्य सीमा है। हमारे देश में अमन चैन आज़ादी रहे, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य अगर कहीं किसी देश में रहेंगे तो वो देश भी मेरा इतना भर तो जरूर अपना होता है कि वो हमारे परिवार के आदमी वहाँ पर सुरक्षित रहें, वहाँ अमन चैन ठीक रहे, वहाँ महामारी नहीं हो, आबो हवा उसकी ठीक रहे। बाकी राजनीतिक उथल पुथल ऐसी हो कि मेरे घर में पैसा ज़्यादा है, ये रहता है कि वो उतने भर समझौता रहता है। कुछ जो नालायक जो गार्जियन परिवार वाले होते हैं कि मरे मराए चाहे जो हो, पैसा घर में भेजता रहे। लेकिन आमतौर पे यही सहज होता है कि उसकी खैरियत वहाँ हो। तो जैसे ही हमारे स्व का विस्तार होता है, हम अपनापन जहाँ ले जाते हैं हमारे कंसर्न का, तो हमारा जो स्व जो है वो बढ़ता है। मध्य है अपना शरीर का बोध, और आधे होश में है, आधा बेहोश है। लेकिन ये भीतर अपना जो डाकिनी जाल है, अपने भीतर की जो डाकिनी जाल है, जो बाकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही है, जो धातुओं का, तत्वों का जो प्रवाह है और रक्त प्रवाह है, और साथ ही साथ जो चेतना का प्रवाह है, वो उस डाकिनी जाल को ठीक ढंग से समझना, स्वरूप का जानना, अपने तन की कार्य प्रणाली को ठीक से जानना, अपने मन की कार्य प्रणाली को ठीक से जानना, और मैं जहाँ जैसा हूँ वैसा ही रहूँ, ये स्वास्थ्य है। और इसमें मैं परिवेश के साथ मेरे दो रिश्ते हैं कि मेरा पूरक भाव हो, मैं अपने प्रकृति का, अपने देश काल का पूरक बनूं और देश काल मेरा पूरक बने। यह एक संतुलन का उसमें पारंपरिक है। इसलिए यदि कुछ अगर ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है तो फिर हम उसे प्रार्थना पूर्वक, क्षमा पूर्वक एक सीमा में वो औषध लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनियों की तरह सारी जड़ी बूटी एक बार में जड़ के साथ वो ख़त्म करने का अगली बार में उपलब्ध ही नहीं हो, ये नहीं हो सकता। परंपरागत जब हम अपना परिवेश के साथ स्व और स्वास्थ्य का वो हम अपने रूप में स्थित रहें, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप मुझे मेरे परिवेश और मेरे शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है उसके खिलाफ मुझे नहीं डाल सकते। ये मेरा स्वधर्म और मेरे स्वास्थ्य पर अत्याचार है, आक्रमण है, और उसका रक्षा करना जैसे आज़ादी हमारा स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही मुझे स्वस्थ रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। और हमारी प्रकृति है, मैं 5 फुट का आदमी हूँ, आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप 6 फुट का हो सकते हैं। तो ऐसी आबादी में फौज की में बहाली के लिए आपको हाइट घटानी ही पड़ेगी, नहीं तो आदमी नहीं मिलेंगे। तो गोरखा बटालियन की हाइट कम ही रखी जा सकती, जाट बटालियन वाली नहीं रह सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं स्वरूप और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, वो हमारा हक बनता है। हम ठंडे मौसम में हैं, हम डेजर्ट में हैं, हम राजस्थान में हैं। राजस्थान में ये गंगा का पानी ज़बरदस्ती मांग करना ये वाजिब नहीं है, वो जिंदा नहीं रह सकता, न पानी टिक सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य की अवधारणा से अपने परिवेश से जुड़ करके बनती हैं। वो हमारा अधिकार बनता है, वो हमारा कर्तव्य भी बनता है। साधन 2 ही है, एक स्वाध्याय से यहाँ पर बनता है। हम अपना स्वाध्याय करते हैं स्वास्थ्य के लिए, ये हमारा जन्म सिद्ध है। समाज हमें इससे रोकता है। एक छोटे बच्चे को अगर छोड़ दें, स्वस्थ व्यक्ति बच्चे को, तो वो उसके स्वाध्याय अपने शरीर का अध्ययन शुरू कर देता है। खाने पीने का नहीं, अपने मलमूत्र को अगर आप पूरी छोड़ दें तो पेशाब जो है उसको थप हाथ से करेगा भी, और इसके साथ उसका स्वाद भी आप छोड़ दें तो वो टेस्ट करके देखेगा। वो अपने चाहे किसी उम्र का हो, समान हो, या लड़का हो या लड़की हो, वो पूरे शरीर को कौतूहल भरे दृष्टिकोण से देखेगा ही और खेलेगा ही, खेलेगी ही, चाहे जो हो। उसका स्वाध्याय उसका जन्म सिद्ध स्वरूप है। ये हम उसे स्वाध्याय से रोकते हैं, उसे अपने परिवेश को जानने समझने से हम रोकते हैं। इसी प्रकार से अगर उसे छूट मिले
तो हम अपने मन से बात करने का, एकांत मिलने पे मन से बात करना हमारा स्वरूप है, हमारी आदत है, इनबिल्ट है। वो एकांत मिलने अपने मन से हम बात शुरू करते हैं। अगर ज़्यादा मौका मिले और उसको रोक टोक ना हो नैतिक मूल्यों को, तो बिना किसी योगी ध्यानी के, किसी ट्रेनिंग के व्यक्ति स्वयं भी वहाँ तक जा सकता है। ये तो हमें समाज कहता है कि नहीं, ये इस बच्चे को हटाओ। सहयोगी हो सकते थे, और हमेशा यह अनिवार्य नहीं होता। मतलब जो गांव से मैं आता हूं, तो लालटेन को छूने की बच्चे की सहज प्रवृत्ति होती है। लालटेन को हम लोग के ज़माने में लालटेन जो है बच्चा उसको छूना चाहता है। सांप से भी कुछ बच्चे डर सकते हैं, बाकी सारे बच्चे सांप से नहीं डरते। ठीक है, सांप के से खतरे से बचाने की सोशल ट्रेनिंग एक हो सकती है, लेकिन ये जो लालटेन वाली बात है उसका एक ही उपाय होता था। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको हाथ पकड़ करके थोड़ा सा धीमा सा उसका स्वाध्याय पूरा करा दीजिए। फिर दोबारे वो लालटेन को और दीपक की लौ को, उसका स्वाध्याय पूरा हो गया, वो समझता है कि दोबारे नहीं छूना है। तो स्वाध्याय का पूरा कराना एक अलग दृष्टिकोण है, लालटेन हटा देना अलग दृष्टिकोण है। और यह एक सबसे खतरनाक है कि भाई उसके स्वरूप का, अपना जो उसका व्यक्तित्व है, उसका जो अपना परिवेश है, उसे को जानने ही नहीं दे। शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूल चीज़ है, इसलिए सारा बाजार की सारी रणनीति, सारे दर्शन, सारे तर्क, सारे संप्रदाय, मजहब सब इसमें लगे हुए हैं कि आदमी शिक्षित न हो, उसका स्वाध्याय न चले, क्योंकि स्वाध्यायी हो जाएगा, काबिल हो जाएगा, तो उसको गुलाम बनाना मुश्किल होगा। और अगर स्वस्थ रहा, अपने में होश में रहा, तबीयत उसकी बुलंद रही, तो उसको झुकाना मुश्किल है, वो आफत ज़्यादा लाएगा। बीमार रहेगा तो कब्जे में रहेगा, और मानसिक रूप से तो ज़रूर बीमार रहे। और उसमें आज की तारीख में जो स्वास्थ्य के विपरीत अगर सबसे बड़ा खतरनाक जो जीवन मूल्य स्थापित किया गया है, वो है स्पर्धा का सिद्धांत। और हम क्यों स्पर्धा में जाएं? हम ये तय कर सकते हैं कि हम इतने में ही खा पी करके मस्त रहेंगे, हम नहीं कंपटीशन में जाएंगे। आज हालात ये कि हम आपको जबरदस्ती कंपटीशन में डालेंगे, आपको तनाव में डालेंगे। कंपटीशन ही आदर्श है, स्पर्धा आदर्श है। यदि स्पर्धा आदर्श है, मानसिक तनाव से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि स्पर्धा का कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन सारी बातों को मेरी जितनी औकात थी अपने आप को संभालने की, क्योंकि मेरा ये प्रिय विषय है, उस पे मैंने सोचा। पहले लोगों ने समाधान बहुत सारे रखे थे, समाधान वाले पर तो टाइम नहीं बचा। यज्ञ तप, ये सारे शब्दों के अर्थ अनर्थ किए गए हैं, कहीं इसमें कोई वो रूप नहीं है अगर उनके अर्थ लिए जाएं। यज्ञ का मतलब ही नहीं होता है आग में सामान डालना, जला देना, ये तो कोई यज्ञ ही नहीं है। ये तो होम है, एक छोटा सा भाग है। वो तो हम खाने बनाने के लिए भी चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यज्ञ का स्वरूप नहीं है, स्पष्ट नहीं है। यज्ञ कौन करता है? सभी यज्ञ करते हैं, ये सृष्टि ही यज्ञ है। अब बताइए इसमें क्या फिर क्या बहस होगी, विवाद क्यों होगी? दिक्कत ये होगी कि फिर यज्ञ का बिजनेस इससे नहीं खड़ा होता। आजकल जो यज्ञ चल रहा है, ये पूरी सृष्टि ही अगर यज्ञ है, अगर यह अर्थ लेते हैं हर आदमी यज्ञ कर ही रहा है, सांस लेना ही यज्ञ है, तो कौन आदमी यज्ञ नहीं करता है? ये अगर यह अर्थ, उस पर क्यों बहस होगी? तो ज़्यादा मामला ये है कि हम अर्थों को नहीं ले रहे हैं, हम शब्दों की मारपीट में, क्योंकि शब्दों की मारपीट में पॉलिटिक्स होती है, शब्दों की मारपीट में ब्रांडिंग क्या है? शब्द का ही तो है खेल है, तभी उससे बिजनेस खड़ा होता है। तो सारा खेल शब्दों को अपने मूल अर्थ से अलग हटा करके, काट छांट के या बड़ा करके उसके दूसरे अर्थों में सीमित करना है, जिसके ऊपर समाज, परिवार, बाजार या राज्य की सत्ता का नियंत्रण स्थापित हो सके। आप लोग बड़े भाई हैं, उन्होंने 1 साल का सोचा है, ये उनकी क्षमता है, सोच कैसे उन्होंने सोचा।
लेकिन कुछ ज़्यादा भी समय लगे तो इन सारी विविधताओं को और उसके संदर्भों को, भारत के संदर्भों को समेट करके और उन दृष्टियों को रखें। और माफ़ करेंगे, इन्होंने शुरू में निवेदन ध्यान दिलाया था कि ये चिंता सम्मान की है। बहुत लोगों को भारतवर्ष में सम्मानपूर्वक जीने के लिए नहीं है। एक घर में चौका बर्तन करने वाली भी महिला सारा कष्ट झेल करके अपने बाल बच्चे को एक बड़े पद पे स्थापित करना चाहती है। उस तो गरीबी झेल रही है, उसने कहाँ गणित बनाया कि बिजनेस करो। एक बड़ा पद पे जाना है, वो सम्मान उसका है। संतानहीनता के लिए कितना शोषण होता है, संतान की जो वासना है भारतवर्ष में, ये अकल्पनीय है। और उसका सबसे शोषण है, आप कहीं रेल से बस से जाएं, जितने हैं वो सब बाजार गर्म है। संतान उत्पत्ति से लेकर के ये वास्तविकता है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। संतान होना चाहिए, उसमें भी लड़का होना चाहिए। उसके लिए और फिर उसके साथ जो भी मार्केट में सबसे महंगी दवाएं बिकती हैं, वो बाजीकरण है। एक मर्द को मनुष्य नहीं, मनुष्य की तरह नहीं, वो घोड़े की तरह उसके पास रति क्रिया करने की क्षमता होनी चाहिए। ये आदर्श डाला गया है। मैं इसलिए आयुर्वेद के बहुत सारे पैमानों के खिलाफ हूँ। ये मानव का लक्ष्य नहीं हो सकता। मानव जैसा हो सकता है वैसा रहे, क्या जरूरत है घोड़ा बनने की। और ये हॉर्स के ही सिंबल से दवाएं बिकती हैं। ये समाज को जरूरत नहीं। कुछ लोग घोड़ा बनना चाहे, बने, उनकी पीठ पे दूसरी सवारी करेंगे, उनके जुबान में वो लगाम लगेगी जो घोड़ा बनना चाहेंगे। वो बाजार वाले जानते हैं कि पहले इनको घोड़ा बनाओ, इसके बाद इनका काम लो। तो ये संतानोत्पत्ति के जितने पुराने वैधव्य की पीड़ा केवल सवर्ण समाज की पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो स्वीकृति नहीं है। दूसरा विवाह हो जाना या परिवार में उस स्त्री की स्वीकृति होना पहले भी थी। ये मैं राजा राम मोहन रॉय वाली मैं गलती नहीं दोहरा सकता, लेकिन बावजूद इसके वो उसका सोशल स्टेटस घर में नहीं है। और जो बच्चा पैदा हो जाता है कहाँ जाएगा, क्योंकि केवल वैधव्य नहीं है, उसके साथ साथ जो बच्चा पैदा है, जो बच्चे वाली विधवा माँ है, उसके संरक्षण और उसके पोषण की सामाजिक समस्या है। तो सबसे बड़ा भय है कि पति मर न जाए, विधवा न हो जाए। ये सबकी है, ऊपर से नीचे तक की समस्या है। दबी जुबान ये है कि ठीक है, अगर बाल बच्चा नहीं हुआ तब मर जाएगी, तब पति मर गया तो उसका इधर उधर एडजस्टमेंट आसान हो जाता है। ये पीड़ाओं के साथ समाज चल रहा है और उसमें शरीर और मन दोनों की चिकित्सा का एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक, जैसे समाज की जटिलता है, विविधता है, उसी विविधताओं और जटिलताओं में स्वास्थ्य की भी, आरोग्य की भी, चिकित्सा की भी, दवा के व्यवसाय की भी, ये सारे चिंताएं और प्रयास चल रहे हैं। मैंने कुछ अपनी छोटी सी घुमंतु जानकारी से मैंने कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने कृपा की मेरे ऊपर।